इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम ये पढ़ चुके थे कि लाइक चार्ज रिपेल एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये उनका नेचर है। लेकिन कितना अट्रैक्ट और कितना रिपेल करते हैं, क्वांटिटेटिव बिहेवियर जानने के लिए कूलम्स ने एक लॉ दिया, और ये लॉ दो चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। कुछ कंडीशंस हैं, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, और जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल रेंज की होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर रेंज में भी फॉलो नहीं होते हैं, और अगर हम बोलें कि बहुत ज़्यादा रेंज हो जिस पर ग्रेविटी वर्क करती है वहाँ पर भी फॉलोड नहीं होते हैं। तो कूलम्स लॉ स्टेटमेंट बोलता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन रिपल्सन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. चार्ज जितने ज्यादा बड़े होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, चार्ज जितने ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो फेमस लॉ है फिजिक्स का, उसको फॉलो करता है। लिमिटेशन बताए, स्टेशनरी चार्ज पे ही लगेगा, ये पॉइंट चार्ज पे लगेगा। दो चार्ज मान लिए हमने Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R मान ली, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा Q1 इंटू Q2 पे, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और दोनों को अगर हम एक साथ ला दें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यहाँ अगर हम इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r², where K is a positive constant of proportionality called electrostatic force constant or Coulomb constant. It depends on medium and unit system used. तो यहाँ हमारे पास पहला एक फॉर्मूला मिल गया F इक्वल टू K Q1 Q2/r², और इस K को चेंज करने के बाद हमारे पास सिस्टम वाइज और फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो हम मानते हैं अगर सिस्टम CGS है और मीडियम एयर या वैक्यूम है तो K की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2/r²। लेकिन अगर मीडियम हम एयर और वैक्यूम ही मान रहे हैं लेकिन सिस्टम SI सिस्टम इंटरनेशनल मान लेते हैं, तो K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ एक परमिटिविटी, एक नया टर्म आएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्योंकि यहाँ नॉट लगाया है, एप्सिलॉन के नीचे 0 लगा है, अगर नहीं लगा होगा तो किसी मीडियम का होगा। तो एक नया वर्ड आ गया परमिटिविटी, परमिट, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.9875 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है, जिसको हम राउंड फिगर में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख देते हैं। परमिटिविटी है क्या? द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू सपोर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड। हर मीडियम का एक नेचर होगा, वो दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हैं, वो ड्राई एयर हो सकती है, वो वेट एयर हो सकती है, वो पानी हो सकता है, वैक्स हो सकती है, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स होगा। तो जो मीडियम उस इलेक्ट्रिक फोर्स को सपोर्ट कर रहा है उसको परमिटिविटी बोलेंगे। और एप्सिलॉन नॉट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला हम जहां भी हमें आगे थ्योरी को आगे बढ़ाना होगा, फोर्स से हम फील्ड निकालेंगे, फील्ड से पोटेंशियल निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में रखना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² रखेंगे। इसी से हम निकालते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज जो डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम आती है वो भी यहीं से आती है। हमारे पास जो फॉर्मूला हमने बोला न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, तो F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² है। अगर हम मान लें कि ये तीनों चार्ज Q1 Q2 एक से जैसे हो, सिमिलर हो, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q हो, और बीच की डिस्टेंस 1 मीटर मान लें, और जो इनके बीच में अगर फोर्स जो है, अगर हम चार्ज छोटे मानेंगे तो फोर्स कम होगा, चार्ज बड़े मानेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा। हम इतने चार्ज माने कि दोनों के बीच में फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए। देन अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 9 × 10⁹ कट जाएगा, Q1 Q2 Q² हो जाएगा, R की वैल्यू 1 है तो Q² इक्वल टू 1 या Q इक्वल टू ±1 कूलम आएगा।
इस तरीके से 1 कूलम की डेफिनेशन बनती है। If two equal and like charge placed in vacuum apart 1 meter distance such that they have repulsive force of 9 into 10⁹ Newton, then each charge is equal to 1 coulomb. अगर वो लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर अनलाइक चार्ज ले लेते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस सिस्टम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो वो स्टेट कूलम होगा, जिसको ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसमें के की वैल्यू 1/k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेसिप्रोकल में होती है। और अगर हम बोलें कि स्टेट कूलम की डेफिनेशन निकालनी हो तो Q1 Q2 को Q के इक्वल टू मान लें, R इक्वल टू सीजीएस सिस्टम है तो 1 सेंटीमीटर मान लें और F को 1 डाइन मान लें, तो जो चार्ज होगा वो Q इक्वल टू +-1 स्टेट कूलम होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट सिस्टम में इसकी यूनिट EMU होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ। और इन चारों में रिलेशंस भी हैं, 1 EMU इक्वल टू C इंटू ESU। और EMU को अगर हम निकालें तो 3×10⁻10 ESU, और 1 कूलम ऑफ चार्ज निकालें तो 3×10⁹ स्टेट कूलम, या 1 F कूलम इक्वल टू 10 कूलम। अगर सिस्टम ऐसा ही है और मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं है तो तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास, देन हम K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन मानेंगे। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, एप्सिलॉन आया, और एप्सिलॉन किसी भी मीडियम का, जो मीडियम दोनों चार्ज सिस्टम के बीच में है, उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, वो डिफर होगी, डेफिनेटली एप्सिलॉन नॉट से अलग होगी। तो अगर हमारे पास दो सिस्टम है, एक वैक्यूम वाला है और एक मीडियम वाला है, तो दोनों में हमारे पास कंपैरेटिव आ सकता है, और वहां एक कंपैरेटिव वर्ड आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट इज अ रेशियो, ये सारी एक ही चीजें हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलना चाहें, रिलेटिव परमिटिविटी बोलना चाहें, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलना चाहें, या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट बोलना चाहें, ये सब रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल है। सीधा सा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम F इक्वल टू ये लें, F इक्वल टू वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अगर हम मीडियम में लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R और आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। और एक जो कॉमन फॉर्मूला जो मैंने बोला, एप्सिलॉन K इक्वल टू एप्सिलॉन R भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। EV अपॉन EM भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, FV अपॉन FM भी बोल सकते हैं फोर्स के टर्म में, और C अपॉन C नॉट भी बोल सकते हैं कैपेसिटेंस के टर्म में। तो एक नया वर्ड मिला हमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे 10th में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वहां पे म्यू इक्वल टू C अपॉन V था, यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। वहां पे भी C जो था वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट थी और V किसी मीडियम में थी। ऐसे यहाँ एप्सिलॉन जो है किसी मीडियम में परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम में परमिटिविटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्योर रेशियो है तो उसकी कोई यूनिट होगी नहीं, लेकिन हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला mLT-3A-1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ मीडियम के लिए आप याद कर सकते हैं, एयर के लिए 1 होता है, बाकी सारे मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। वाटर के लिए 80 अगर ना दिया गया हो तो 80 मान सकते हैं, वैक्स के लिए 6 मान सकते हैं, पैराफिन वैक्स के लिए। और अगर मेटल है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल अगर आप बीच में ले आते हैं तो उसको इनफाइनाइट मानेंगे। कूलम्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देना चाहें, क्योंकि कूलम्स लॉ फोर्स को निकालता है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें दो चार्ज हैं, Q1 Q2, हम यहाँ लाइक चार्ज के लिए मान रहे हैं, तो लाइक चार्ज में Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होता है, और R डिस्टेंस मान ली, लेकिन R भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर हम R12 मान रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 1 to 2, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ज Q1 to Q2 होगा, और दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो अगर हम F12 की बात करेंगे तो F12 मींस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और अगर हम F21 की बात करेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1 होगा। ऐसे ही अगर हम माइनस चार्ज के लिए भी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस इंटू माइनस तो भी लाइक चार्ज होंगे, रिपल्स ही करेंगे, और रिपल्स करेंगे तो दोनों के फोर्स रिपल्सिव नेचर में F12 और F21 ही आएंगे।
तो हमारे पास जो फोर्स बनता है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे सारी स्केलर क्वांटिटी है तो एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, R21 कैप। R21 F12 है तो R21 लेना पड़ेगा, और F21 होगा तो R12 लेंगे। ठीक है, तो अगर हम F21 लेते हैं, दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा R21 कैप। हमारे पास एक और वैल्यू हमें मालूम है कि R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, तो अगर हम R12 को R21 से रिप्लेस करें तो यहाँ पे माइनस R21 हो जाएगा, तो F21 जो है वो माइनस F12 के इक्वल आएगा। तो F12 को हम माइनस F21 लिख सकते हैं, और F12 प्लस F21 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और अगर दो चार्जेस का फोर्स, दो फोर्सेस की वैल्यू अगर 0, तो फिर हम उसको लीनियर चार्ज भी बोल सकते हैं और कंसंट्रिक या सेंट्रल चार्ज सिस्टम भी बोल सकते हैं। कुछ यहाँ पे नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर दो चार्ज सिस्टम है, उनके बीच में फोर्स और नेचर ऑफ चार्ज बताना है, तो Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब उनमें से कोई एक चार्ज 0 होगा तो भी Q1 इंटू Q2 0 हो जाएगा। और अगर कोई एक चार्ज 0 है तो नॉर्मली कंडीशन उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब या तो दोनों नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है, तो उनमें रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। अगर Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, मतलब वो अनलाइक चार्ज सिस्टम है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। अगर Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है तो Q1 इक्वल टू माइनस Q2 होना चाहिए, जिसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। ये डायपोल भी बन सकते अगर ये बहुत छोटे चार्ज होते और बहुत कम डिस्टेंस पर रखे होते। हमेशा ये डायपोल की कंडीशंस नहीं होती। एक दो क्वेश्चंस और आते हैं छोटे छोटे से। विच अपैरेटस यूज टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और गोल्ड इसमें यूज क्यों किया गया, क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, शीट पतली बनाई जा सकती है और फोर्स का इफेक्ट बहुत आसानी से फील किया जा सकता है।